नमस्कार। देशज औषधि की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे फल वर्ग के ऐसे पौधे की जिसके फलों का इस्तेमाल सब्जी व मिठाई बनाने के लिए होता ही है, साथ ही ये औषधीय गुणों से भरपूर भी है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे पेठा यानी कुम्हड़ा की, जिसे सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं। इसकी पैदावार प्रायः पूरे देश में होती है। इसकी लता मचान आदि के सहारे खूब फैलती है। इसके पत्ते 10 से 15 सेंटीमीटर गोलाकार कटे किनारे वाले होते हैं। फूल पीले रंग के आते हैं। फल गोलाई युक्त, कुछ लंबे तथा लंबाई में 30 से 45 सेंटीमीटर के होते हैं। इसकी गूदी सफ़ेद होती है और बीज चिपटे और किनारेदार होते हैं। आइए समझते हैं इसे औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क की दुर्बलता की स्थिति में, जैसे उन्माद, अनिद्रा, याददाश्त की कमी या मिर्गी में, इसके फल का रस 10 से 15 ml यानी चाय के 2-3 चम्मच 2 ग्राम मुलेठी चूर्ण के साथ देने पर लाभ मिलता है। इससे पेट भी साफ होता है और रोगी को हल्कापन महसूस होने से नींद भी अच्छी आती है। यदि मुंह से खून आ रहा हो, जैसे टीबी, या अधोमार्ग से खून आ रहा हो, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स में, तो आहार में इसके रस को शामिल करना लाभकारी है। 1 कप पेठे का ताज़ा रस यानी लगभग 50 ml में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम आंवला पाउडर डालकर मिला लें और फिर इसका सेवन करें। यदि एसिडिटी हो रही हो तो 10 से 20 ml का फल का ताज़ा रस लें, मिश्री के साथ सुबह शाम खाली पेट सेवन करें, इससे लाभ मिलेगा। कुष्मांड के पत्तों के रस का उपयोग घाव के रोपण यानी वुंड हीलिंग में करते हैं। आइए जानते हैं कुष्मांड के बीज का प्रयोग। कुष्मांड के बीज का प्रयोग बालों में होने वाली रूसी की चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसके सूखे बीज का 50 ग्राम 200 ml नारियल के तेल में जब तक उबालें जब तक कि यह चूर्ण अच्छे से भूरा ना हो जाए। यदि बीज ताज़े मिल जाएं तो 100 ग्राम की मात्रा से इसका कल्क 200 ml नारियल के तेल में गर्म करके जब तक जल का अंश खत्म ना हो जाए तब तक पकाएं। जल का अंश खत्म हो गया है ये जानने के लिए एक कागज़ के टुकड़े को पके तेल में डालें, उसको जलाएं। यदि चरचर के साथ कागज़ जलता है तो समझें जल अंश है। यदि कागज़ बढ़िया जलता है और लौ अच्छी निकलती है तो समझें तेल इस्तेमाल और संग्रहित करने के लिए एकदम तैयार है। इसको बालों की जड़ में धीरे धीरे लगाएं और कम से कम रात्रि भर लगा रहने दें। सुबह त्रिफला के काढ़े से सिर धो दें तो रूसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यदि शारीरिक दुर्बलता हो तो इसके बीज का कल्क यानी सिलबट्टे पर पिसा हुआ ताज़ा बीज 10 ग्राम की मात्रा से दूध के साथ नित्य सेवन करने से दुर्बलता कम हो जाती है और शरीर में ताकत आती है। इसके फलों से बना अवलेह सांस की दिक्कत, पुराने बुखार, उल्टी आने पर और बुखार की स्थिति में बहुत प्यास लगने पर लाभकारी होता है। बहुत कमज़ोरी की अवस्था में, पतले व्यक्तियों में यानी कृश व्यक्तियों को यदि वज़न बढ़ाना हो और स्वर भेद में यानी जिनकी आवाज़ बैठ गई हो, कुष्मांड का अवलेह लाभ देता है। विद्यार्थी इसके नित्य सेवन से अपने को फ्रेश महसूस करते हैं और अपने पाठ को जल्दी याद कर लेते हैं। इसको इसीलिए कहते हैं बुद्धिवर्धक है और मेद्य भी है। जो बुज़ुर्ग हैं और कमज़ोर हैं, जिनको डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो, उनको कुष्मांड अवलेह का नित्य सेवन करना चाहिए। उनमें ये बुद्धिवर्धक द्रव्य की तरह कार्य तो करता ही है, साथ में बल भी प्रदान करता है। बड़ों को 20 ग्राम और छोटे बच्चों को 1 चाय का चम्मच सुबह शाम दूध के साथ दें। अब बात करते हैं कुष्मांड घृत की। यह विद्यार्थियों के लिए और घर के बुजुर्गों के लिए बहुत लाभकारी है। ये बुद्धिवर्धक यानी मेद्य है और साथ में बल भी प्रदान करता है। इसको भोजन के साथ, भोजन के आधा घंटा पहले 1 चम्मच की मात्रा से नित्य सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में ये लाभकारी है। इसका प्रयोग ज्वर में, त्वचा में कांति लाने के लिए, डिप्रेशन की अवस्था में या किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस में 1 से आधा टीस्पून यानी 5 से 10 ml की मात्रा दूध के साथ सुबह शाम खाली पेट गुनगुने जल के साथ भोजन के पहले कराना चाहिए। आइए जानते हैं कुष्मांड के विभिन्न योगों को कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कुष्मांड घृत की। इसके लिए गाय का घी 200 ml, कुष्मांड का रस 200 ml, मुलेठी चूर्ण से बना कल्क 50 ग्राम की मात्रा में लें। सब मिलाकर उबाल लें। जब घृत शेष रह जाए और कल्क भुरभुरा हो जाए तो छानकर इस्तेमाल करने के लिए संग्रहित करें। आइए जानते हैं अब कुष्मांड स्वरस कैसे बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम पेठे को धोकर छील लें,
उसके बीज वाले भाग को निकाल दें। इसके बीज हम कल्क के बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या सूखा चूर्ण बनाकर संग्रहित करेंगे, जो हम नारियल के तेल में डालकर बालों में लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था उसी तरह फल को कस लें या मिक्सी में पीसकर साफ कपड़े या छलनी से छान लें। रस तैयार हो गया, इसी को सुरस कहते हैं। आइए जानते हैं कुष्मांड का चूर्ण क्या है। कुष्मांड के टुकड़ों को छाया में सुखाकर पीसकर छान लें और चूर्ण संग्रहित करें। कुष्मांड बीज कल्क बनाने की विधि भी जान लेते हैं। यदि बीज सूखे हों तो थोड़ा पानी मिलाकर रात में रख दें और फिर सिलबट्टे पर पीस लें। सूखे बीज का कल्क तैयार है। यदि ताज़े बीज हों तो उनको सिर्फ सिलबट्टे पर पीसकर ताज़ा कल्क तैयार हो जाता है। ध्यान रहे, तेल बनाते समय यदि सूखे बीज का चूर्ण इस्तेमाल करें तो वे गीले कल्क की मात्रा से आधा होना चाहिए। अब जानते हैं कुष्मांड अवलेह बनाने की विधि। इसे बनाने की 2 विधियां हैं। आइए देखते हैं। पहली विधि, पेठे का रस ले लें 400 ml, गाय का दूध लें 400 ml और आंवले का चूर्ण लगभग 30 ग्राम। इस सब को मिलाकर धीमी आंच पर पिंड बनने तक पकाएं। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें करीब 320 ग्राम बूरा अथवा पिसी मिश्री को मिलाकर संग्रहित करें। इसमें से लगभग 25 ग्राम रोज़ दूध के साथ दे सकते हैं। छोटे बच्चों में मात्रा को कम कर दें। अब देखते हैं इसकी द्वितीय विधि। ये विधि थोड़ी लंबी है पर बड़ी स्वादिष्ट है। इसमें कुष्मांड के टुकड़े 200 ग्राम ले लें, पानी 800 ml करीब, घी 200 ml, मिश्री 400 ग्राम, पिपली चूर्ण 8 ग्राम, सौंठ 8 ग्राम, जीरा 1 ग्राम, धनिया 1 ग्राम, तेजपत्ता 1 ग्राम, इलायची 1 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, दालचीनी 1 ग्राम और शहद 20 ml के करीब। इन सब सामग्रियों को एकत्रित कर लें। अब फल के टुकड़ों को पानी के आधा रहने तक उबालें, फिर छान लें, टुकड़े अलग कर दें। एक तांबे का पात्र लें तो अच्छा, उसमें घी गर्म करें और उसमें टुकड़ों को भूनें। जो जल बचा हुआ था उसको उसी पात्र में डालकर मिश्री डाल दें। पिंड बनने तक गर्म करें। अब इसमें बाकी का जितना भी प्रक्षेप द्रव्य है जैसे काली मिर्च, इलायची इत्यादि सब डाल दें। जब पूरा ठंडा हो जाए, ठंडा होने पर ही शहद मिलाएं और साफ़ सूखे बर्तन जो कि कांच का हो तो अच्छा, उसमें संग्रहित करें। इसे सुबह शाम 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गर्म जल अथवा दूध के साथ दे सकते हैं। आशा है आपके लिए ये जानकारी बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। लेकिन यह सब कुछ तभी होगा जब आप उचित आहार, विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करेंगे। यदि रोग प्रबल हो तो किसी कुशल वैद्य की देखरेख में ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।